सोचिए जरा, एक छोटा सा बैक्टीरिया या फिर एक बहुत बड़ी वेल, इन सब में क्या कॉमन है? दिखने में तो बिल्कुल अलग है ना? पर सच तो ये है कि पृथ्वी पर हर तरह की जिंदगी कुछ बहुत ही बुनियादी, बहुत ही मजबूत नियमों पर टिकी हुई है। तो चलिए आज जिंदगी के इन्हीं चार स्तंभों को समझते हैं जो इस पूरी बायोलॉजिकल दुनिया को थामे हुए हैं। हम एक एक करके इन चार पिलर्स को देखेंगे। पहला, वो इंजन जो जिंदगी को चलाता है। दूसरा, वो कमांड सेंटर जो सब कुछ कंट्रोल करता है। तीसरा, वो तरीका जिससे नई जिंदगी बनती है। और चौथा, वो मास्टर कोड जिसमें जिंदगी का सारा राज छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्तंभ से, जीवन का इंजन। मतलब कोई भी जीव, चाहे वो पौधा हो या जानवर, वो जिंदा रहने के लिए एनर्जी कहाँ से लाता है, खुद को ठीक ठाक कैसे रखता है? जरा इस समीकरण को देखिए। ये कोई केमिस्ट्री का मुश्किल फॉर्मूला नहीं है। ये वो जादू है जिस पर धरती की ज्यादातर जिंदगी टिकी है। इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। पौधे बस सूरज की रोशनी, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का इस्तेमाल करके अपना खाना यानी ग्लूकोज बनाते हैं, और बदले में हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन, जिसके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। अच्छा, पौधे तो अपना खाना खुद बना लेते हैं, पर हम जैसे जानवरों का क्या? हमें तो खाना पड़ता है। और ये पूरी प्रक्रिया 5 आसान स्टेप्स में होती है। पहले हम खाना खाते हैं, फिर हमारा शरीर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, मतलब पचाता है। इसके बाद उसमें से जरूरी पोषक तत्वों को सोख लेता है, फिर उन पोषक तत्वों का इस्तेमाल शरीर की ग्रोथ और एनर्जी के लिए करता है, और आखिर में जो कुछ भी बेकार बचता है उसे शरीर से बाहर निकाल देता है। अब एक बार जब शरीर को पोषक तत्व मिल गए तो हमारी कोशिकाएं उनसे एनर्जी निकालती हैं। इसके भी 2 तरीके हैं। ज्यादातर समय हम ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी बनाते हैं, जो बहुत एफिशिएंट तरीका है। पर सोचिए, जब हम बहुत तेजी से दौड़ते हैं या कसरत करते हैं तो हमारी मांसपेशियों को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तब वो बिना ऑक्सीजन के ही एनर्जी बनाने लगती हैं। इसी वजह से लैक्टिक एसिड बनता है और हमें मांसपेशियों में दर्द या ऐंठन महसूस होती है। इस सारी एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स को पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए हमारे पास एक जबरदस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसे ऐसे समझिए जैसे शरीर में सड़कों का जाल बिछाओ। धमनियां यानी आर्टरीज वो हाईवे हैं जो साफ खून को दिल से दूर पूरे शरीर में ले जाती हैं। इसलिए इनकी दीवारें मोटी और मजबूत होती हैं। और नसें यानी वेन्स वो सड़कें हैं जो इस्तेमाल हुए खून को वापस दिल तक लाती हैं। इनमें छोटे छोटे वाल्व्स भी होते हैं ताकि खून गलत दिशा में वापस न बहने लगे। अब इतनी सारी प्रक्रियाओं में जाहिर है कचरा तो बनेगा ही, तो शरीर को साफ रखना भी जरूरी है। यहीं पर काम आता है नेफ्रॉन। हमारी हर किडनी में ऐसे लाखों छोटे छोटे फिल्टर लगे होते हैं जो लगातार खून को छानकर साफ करते रहते हैं, बिल्कुल किसी हाईटेक वाटर प्यूरिफायर की तरह। तो ये तो हुई एनर्जी और मेंटेनेंस की बात। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, कमांड सेंटर। ये वो सिस्टम है जो किसी भी जीव को अपने आसपास की दुनिया को समझने और उस पर रिएक्ट करने में मदद करता है। इस कमांड सेंटर का हीरो है न्यूरॉन। इन्हें आप शरीर के सुपर फास्ट इंटरनेट केबल समझ सकते हैं। ये बिजली की रफ्तार से दिमाग से शरीर के हर हिस्से तक सिग्नल भेजते हैं और वहां से वापस लाते हैं। कभी सोचा है कि गर्म चीज को छूते ही हमारा हाथ बिजली की तेजी से पीछे क्यों हट जाता है? हम सोचते भी नहीं और हाथ हट जाता है। ऐसा होता है रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से। सिग्नल सीधा दिमाग तक जाने के बजाय स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है और वहीं से हाथ हटाने का ऑर्डर आ जाता है। ये एक ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम है ताकि शरीर को कम से कम नुकसान हो। दिमाग को तो बाद में पता चलता है कि हुआ क्या था। लेकिन हर संदेश बिजली की रफ्तार से नहीं भेजा जाता। शरीर कुछ केमिकल मैसेंजर का भी इस्तेमाल करता है, जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। जैसे कि एड्रेनलिन, जो हमें खतरनाक सिचुएशन में लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है, या फिर इंसुलिन, जो हमारे खून में शुगर के लेवल को कंट्रोल में रखता है। अच्छा, तो हमने ये समझ लिया कि एक जीव जिंदा कैसे रहता है और काम कैसे करता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, है ना? प्रजातियों को आगे भी तो बढ़ना होता है। और यहीं आता है हमारा तीसरा स्तंभ, नए जीवन का निर्माण। तो कुदरत के पास असल में जीवन को आगे बढ़ाने के 2 मेन तरीके हैं। पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिर्फ एक पेरेंट होता है और बच्चे बिल्कुल उसी की कॉपी या क्लोन होते हैं। ये बहुत तेज तरीका है। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें 2 पेरेंट्स शामिल होते हैं। इससे जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें जेनेटिक वैरायटी होती है जो उन्हें बदलते माहौल में जिंदा रहने में मदद करती है। और असेक्सुअल दुनिया में तो कमाल के तरीके हैं। अमीबा जैसा जीव बस बीच में से 2 हिस्सों में बंट जाता है।
हाइड्रा के शरीर पर एक छोटी सी कली निकलती है जो धीरे धीरे एक नए हाइड्रा में बदल जाती है। और प्लेनेरिया नाम का कीड़ा तो और भी गजब है। अगर उसे टुकड़ों में काट दिया जाए तो हर टुकड़ा फिर से एक पूरा नया कीड़ा बन जाता है ना कमाल की बात। पौधे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और उनका तरीका तो और भी स्मार्ट है। हवा या कीड़ों के जरिए पॉलिनेशन होता है, फिर मेल और फीमेल सेल मिलकर जाइगोट बनाते हैं। यही जाइगोट आगे चलकर बीज बनता है और उसके चारों ओर का हिस्सा एक रसीले फल में बदल जाता है। ये फल जानवरों को अपनी तरफ खींचता है ताकि वो उसे खाएं और बीज को दूर दूर तक फैला दें। कितना क्लेवर तरीका है। इंसानों में फर्टिलाइजेशन के बाद एक बिल्कुल असाधारण अंग बनता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। ये एक तरह का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो बच्चे को मां से जोड़ता है। इसी के जरिए बच्चे को सारा पोषण और ऑक्सीजन मिलती है और उसका वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। ये मां और बच्चे के बीच एक बहुत जरूरी पुल का काम करता है। और ये हमें लाता है हमारे आखिरी और शायद सबसे बुनियादी स्तंभ पर, द मास्टर कोड। ये वो जेनेटिक ब्लूप्रिंट है जो तय करता है कि कोई जीव कैसा दिखेगा, कैसा बर्ताव करेगा और वक्त के साथ कैसे बदलेगा। इस कोड को समझने की शुरुआत की थी ग्रेगर मेंडल ने। उन्होंने बस मटर के पौधों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने देखा कि जब एक लंबे और एक बौने पौधे की क्रॉसिंग कराई जाती है तो दूसरी पीढ़ी में हमेशा 3 लंबे पौधों के साथ एक बौना पौधा मिलता है। इस 3:1 के सिंपल से रेशियो ने जेनेटिक्स की पूरी फील्ड की नींव रखी। मेंडल के काम से हमें 2 बड़े जरूरी शब्द मिले, जीनोटाइप और फिनोटाइप। इनको समझना बहुत आसान है। जीनोटाइप है अंदर का जेनेटिक कोड, मतलब वो ब्लूप्रिंट जो डीएनए में लिखा है, और फिनोटाइप है वो नतीजा जो हमें बाहर से दिखता है, जैसे पौधे का लंबा होना। तो जीनोटाइप रेसिपी है और फिनोटाइप वो डिश है जो बनकर तैयार हुई। यही जेनेटिक कोड ये भी तय करता है कि बच्चे का लिंग क्या होगा। और ये बड़ा सीधा सा हिसाब है, जैसे सिक्का उछालना। मां की तरफ से हमेशा एक एक्स क्रोमोसोम ही आता है। अब अगर पिता की तरफ से भी एक्स क्रोमोसोम आया तो XX यानी लड़की होगी, और अगर पिता की तरफ से वाई क्रोमोसोम आया तो XY यानी लड़का होगा। इसका मतलब बच्चे का लिंग पिता के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। जब हम अलग अलग जीवों के इस मास्टर कोड की तुलना करते हैं तो हमें विकास के जबरदस्त सबूत मिलते हैं, जैसे कि होमोलोगस ऑर्गन्स। जरा देखिए, इंसान का हाथ, चमगादड़ का पंख और व्हेल का फ्लिपर। बाहर से ये सब अलग अलग काम करते हैं, पर अंदर इनकी हड्डियों का स्ट्रक्चर काफी मिलता जुलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सबका कोई न कोई कॉमन पूर्वज था। वक्त के साथ हमारी जरूरतें बदली और ये अंग अलग अलग कामों के लिए ढल गए। तो ये थे जीवन के वो 4 स्तंभ: एनर्जी देने वाला इंजन, सब कुछ कंट्रोल करने वाला कमांड सेंटर, जीवन को आगे बढ़ाने वाला रिप्रोडक्शन का तरीका, और वो मास्टर कोड जिसमें सारे राज छिपे हैं। ये सब मिलकर ही जिंदगी की वो खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं जो हम अपने चारों ओर देखते हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। अगर हमारे शरीर के अंगों में हमारे साझा अतीत के सुराग छिपे हैं, तो हमारा शरीर विकास के भविष्य के बारे में क्या इशारे दे रहा है?